गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग साइंस की क्विक सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि लास्ट पार्ट है आपका, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 को कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके चैप्टर नंबर 14, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जानते हो वैसे बड़े इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत है नहीं, बट हमें इजी वे में लेना नहीं है, हमें इनको भी अच्छे से टाइम देना है ताकि हम लोग अपना एक भी नंबर नहीं जाने दें। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप देखोगे कि एनर्जी कहाँ से आती है, क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हम लोग कहते हैं एनर्जी इज कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि एक एनर्जी को हम लोग क्या नहीं कर सकते, ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। फिर हम बात करते हैं a source of energy is one which provide adequate amount of energy। ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहेंगे? ऐसा सोर्स जो हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी क्या करे, प्रोवाइड कराए। ठीक है ना। और वो भी कन्वीनियंट फॉर्म के अंदर फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर हम बात करते हैं नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है? तो एनर्जी की जरूरत कहाँ है? आप सोचिए, खाना बनाने में जरूरत है, अभी लाइट चल रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन आप एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो या पेट्रोल डीजल व्हीकल हो, सभी में एनर्जी की जरूरत होती है। रनिंग मशीन्स हो गई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गई, एग्रीकल्चर वर्क हो गए, मतलब ऐसा कोई वर्क है नहीं जहाँ पर एनर्जी की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है ना, गुड सोर्स की अगर बात करें तो गुड सोर्स कौन से होंगे? किन एनर्जी सोर्स को हम लोग गुड सोर्स बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन पर यूनिट मास। मतलब थोड़ा सा मास लिया उनका और उसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, वर्क कर सके। ठीक है ना। मतलब कम क्वांटिटी में ज्यादा वर्क हो जाए। ठीक है। चीप हो, थोड़ा सा इजीली अवेलेबल भी हो, सस्ता हो और हमें आसानी से मिल भी जाए। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये हम बोल सकते हैं, स्टोर किया जा सकता हो और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता हो। सेफ टू हैंडल एंड यूज, थोड़ा सेफ भी होना चाहिए भाई, रिस्की नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सके, कैरी कर सके, हैंडल कर सके, यूज कर सके। डज नॉट कॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये जो पॉइंट है ना, बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है भाई। वैसे सारे ही एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, लगभग क्या करते हैं, सभी एक पॉल्यूशन क्रिएट करते ही है। पर गुड सोर्स के लिए हम लोग कह देते हैं कि एनर्जी ऐसा सोर्स जो क्या नहीं करता हो, पॉल्यूशन नहीं करता हो। ठीक है ना, या बहुत कम करता हो। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है इसके अंदर आगे आपके, फ्यूल। क्या आता है बेटा? फ्यूल। तो हम लोग बोलते हैं द मटेरियल्स विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ऐसे मटेरियल जिनको आप जलाओगे और वो आपको क्या देंगे बेटा, बना करके हीट देंगे। ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, फ्यूल्स। फ्यूल्स में हम लोग बोलते हैं जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, एलपीजी हो गया, कैरोसिन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि गुड फ्यूल कौन से होंगे, बताओ। तो जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, हाई हो, है ना। अगर आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान रख लेना, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है बताओ? पर यूनिट मास के अंदर जितना भी आप ले रहे हो, 1 kg ले लिया आपने, ठीक है ना, 1 लीटर ले लिया अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, तो उसको बर्न करने पर मैक्स टू मैक्स क्या दे वो अपने को, एनर्जी प्रोवाइड करवाए, तो हम बोलेंगे कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको कैलोरीफिक वैल्यू अगर पूछी जाती है तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। और जो अपने कहते हैं ना काउडंग कैक्स होते हैं, गोबर के जो कंडे हैं, उनकी थोड़ी क्या होती है, सबसे कम होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन है, एलपीजी है, सीएनजी है, इससे बहुत सारे, फिर पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू का। फिर हम बात करते हैं जब इसे जलाया जाए, बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। गुड फ्यूल वो होंगे जिनको जलाने पर क्या होगा, हार्मफुल गैसेस क्रिएट नहीं होगी, और क्या नहीं होगा आपको, हाँ, कोई स्मोक, धुआं वगैरह नहीं होगा। ठीक है। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, एक इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। अभी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर का मीन्स ये होता है कि हर एक सब्सटेंस को, ठीक है ना, हर एक फ्यूल को या किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उससे पहले वो नहीं जल सकता। तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। जैसे आप कागज को जलाने जाओगे तुरंत जल जाएगा, ओके, वहीं आप लकड़ी लेकर जाओगे जलाने के लिए वुड को, तो टाइम लगाएगा वो।
ठीक है। तो सबका टेम्परेचर अलग है। जैसे आपने एलपीजी गैस सिलेंडर है आपके घर पे, आप गैस का चूल्हा जलाते हैं, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए, तो जैसे ही एक क्लिक करते हो आप खाली लाइटर का और वो तुरंत जल जाता है। अब आप पेट्रोल को लाइटर से जलाने की कोशिश करोगे क्लिक करके, तो हो सकता है जले बट थोड़ा टाइम लगेगा, और आप माचिस से जलाओगे तो जल्दी जल जाएगा। तो सबका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। और क्या हो सकता है, चीप एंड इजीली अवेलेबल तो होना ही चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए स्टोर करने में, और स्मूथली बर्न होना चाहिए। बर्न भी क्या होना चाहिए भाई, स्मूथली होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अलग अलग सोर्सेस होते हैं। तो एक तो होता है आपका कन्वेंशनल सोर्स, क्या होता है बेटा, कन्वेंशनल 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 सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक होते हैं हमारे जिसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। क्या बोल देते हैं बेटा, नॉन कन्वेंशनल। लाइट चल रहा है थोड़ा सा मारकर, अभी चेंज कर। कन्वेंशनल का मतलब है भैया परंपरागत, जो बहुत सालों से, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो अब अपरंपरागत है या नया है, नवीन है, न्यू है, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल में आप लोग क्या ले सकते हो, जैसे फॉसिल्स फ्यूल हो गया आपके, फॉसिल्स फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, कोल, कोयला, ये सारे फॉसिल्स फ्यूल किसमें आ जाएंगे आपके, कन्वेंशनल। थर्मल पावर प्लांट हो गए, थर्मल पावर प्लांट भी आपके कन्वेंशनल ही है भैया, ये ध्यान रखना। थर्मल वाले पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, जिसमें आप हीट प्रोवाइड करवा कर एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में बहुत सारे हैं, आपने कोयले से हीट बना दी, ठीक है। अपने गहलोत साहब कहते भी है कि कोयला खत्म हो गया तो लाइट की कटौती स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक होता है आपके हाइड्रो पावर प्लांट, ये भी आपके किस कैटेगरी में आएंगे, हाँ, ये भी आपके कन्वेंशनल भी आते हैं, जिसमें हम लोग वाटर से, टरबाइन के ऊपर वाटर को गिरा करके मैकेनिकल एनर्जी बना देते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके कन्वेंशनल है। एक जियोथर्मल भी आपके किस में आता है बेटा, जियोथर्मल भी आपके किस में आता है, कन्वेंशनल में आता है, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल की हम बात कर रहे हैं, जो पहले नहीं यूज किए जाते थे, आजकल किए जाते हैं, तो उसमें हम लोग बोल देते हैं भाई सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी आपकी, ओके। फिर हम लोग बात करते हैं, एक टाइडल एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी, ठीक है। एक ओशन थर्मल एनर्जी होती है, ओटी। एक बायोमास, बायोगैस प्लांट जो होते हैं वो, एक विंड एनर्जी होती है वो, ठीक है। बायोगैस प्लांट जो होते हैं, बीजी प्लांट, ठीक है, वो। एक न्यूक्लियर एनर्जी भी आप इसके अंदर ले सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब आपके क्या है, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है, ये नए हैं, है ना, इनको अभी अभी इजाद किया गया, अभी अभी मतलब आज ही नहीं, बहुत टाइम हो गया इनको भी, बट परंपरागत तरीके से नहीं किया जाता था, ठीक है। तो अब हम एक एक के ऊपर डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल में हम सबसे पहले चलते हैं भैया फॉसिल्स फ्यूल के ऊपर, ठीक है। चलो मिटाते बाद में, अभी इसे डिस्कस कर लेते हैं। फॉसिल्स फ्यूल, तो फ्यूल्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल्स, फॉसिल्स से जो फ्यूल बनते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं भाई, फॉसिल्स फ्यूल। जैसे आपका कोल हो गया, और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वर्ड मतलब सारा कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। बनने में कितना टाइम लगता है, तो हम लोग बोलते हैं मिलियंस ऑफ द ईयर्स, ठीक है। फिर क्या ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है क्या अर्थ के अंदर, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, जिनको हम डे बाई डे क्या करते हैं, खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दीज आर नॉन रिन्यूएबल, ये बड़ी ध्यान रखना आपको, अच्छी बात है, ये रिन्यूएबल नहीं है भैया, ये एक बार खत्म हो गया तो इनको बनाया नहीं जाएगा, बड़ा मुश्किल है बनने में, मिलियंस ईयर्स लगेंगे, हमारे कई सारी प्रजातियां निकल जाएगी, एवोल्यूशन हो जाएगा, तब जाकर के कहीं बनेंगे तो बनेंगे, बाकी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। सो देट आर दीज आर नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर ही कि इंडिया हैज अबाउट 6% शेयर इन द वर्ल्ड रिजर्व कोल, ठीक है। याद रखो तो ठीक है, डेटा है, कोई जरूरत नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर 6% कोल रिजर्व है पूरी दुनिया के कंपैरिजन में, ठीक है। डेट में लास्ट 250 ईयर्स मोर एट द प्रेजेंट ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है। धीरे धीरे कंजप्शन ज्यादा होता जा रहा है लास्ट ईयर्स देखा जाए तो। पॉल्यूशन की बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल से पॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हो, ठीक है ना, तो कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड भी बनते हैं, ठीक है। किस किस के ऑक्साइड बनते हैं, देखो, कार्बन के ऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब NO2, NO3, सल्फर के ऑक्साइड मतलब SO2, SO3, ये सारी चीजें बनती है, ठीक है ना। अब जब ये बनते हैं तो आपको पता ही है ये कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो ये क्या है, हमने कहा कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं हमें भली भांति पता है
है ना, हम बड़े अच्छे से जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं एसिड बेस चैप्टर के अंदर कि भाई ये एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब ये ऊपर जाएंगे वाटर से रिएक्शन करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे ये बना देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये बना देगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये बना देंगे आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो एसिड है ये रेन वाटर के साथ कहाँ आएगा बेटा? नीचे आएगा। और जब ये रेन वाटर के साथ में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? एसिड रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिड रेन। अब आपको मुझे ये बताना है कि एसिड रेन की पीएच कितनी होती है, जल्दी से बताओ। तो एसिड रेन की पीएच होती है, आप सबको पता ही होना चाहिए वैसे, 5.6 से कम, ठीक है। कितनी होनी चाहिए बेटा? 5.6 से अगर पीएच कम है रेन वाटर की तो हम लोग बोलते हैं कि ये एसिडिक पीएच है, ठीक है। और उसमें होने वाली रेन जो है उस रेन वाटर को या उस रेन को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर CO2 की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे? इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। क्या होंगे? हार्मफुल इफेक्ट्स। अब इनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। जब हम इनको जला रहे हैं तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, ठीक है ना। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा बर्न करता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स बर्न कर दे तो हार्मफुल गैसेस क्या होगी? कम बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं? यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एशेस इनटू द सराउंडिंग्स। जैसे कि आप देखते हो कि शायद सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसमें डे बाय डे पर डे का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ऐश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए सबसे क्लीन सिटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो ऐसी कोई टेक्निक हम भी यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर जिससे क्या हो सके? पॉल्यूशन क्या हो सके? कम हो सके, ठीक है बेटा। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट। क्या बात करते हैं? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कहते हैं कि अ पावर प्लांट विच यूज द हीट एनर्जी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी दी जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाएगी। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस स्टीम टू रन द टर्बाइंस। अब यहाँ पर क्या होगा? कोयला जलाया, ठीक है, जला करके आपने क्या बना दी? स्टीम क्रिएट करी, और उस स्टीम से भाई आपने क्या करा है? इसको बर्न करा पहले, ठीक है। इसको जब आपने बर्न करा, इसने आपको स्टीम बना कर दी। क्या बना कर दी? स्टीम। उस स्टीम से आपने वापस टरबाइन घुमा दिए, और टरबाइन घूमते ही आपको मैकेनिकल एनर्जी देगा, और वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बताइए? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग बोलते हैं बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वाटर को आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। जब पानी स्थिर होगा, ठीक है ना, रेस्ट मोड में होगा, तब हम बोलेंगे कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो वाटर जो है ऊपर से फॉल डाउन होगा, ठीक है ना, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। वाटर जब बाहर, मतलब पानी जब फ्लो हो रहा है, बह रहा है, ठीक है ना, तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही वो टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन फिर से वही घूमने लग जाएगा। घूमने लग जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी, और वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी बताइए? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये मतलब आपके कौन सा वाला है? कन्वेंशनल वाला, ठीक है ना। एक और है, अपन देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के। एडवांटेजेस क्या है? तो इसमें एक तो पोल्यूशन बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। पानी से एनर्जी बना रहे हो तो इसमें पोल्यूशन क्या होगा? कोई नहीं होने वाला, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है। बट जब डैम्स बनाओगे आप, तब आपको बहुत सारे हो सकते हैं वाटर काटने पड़े, है ना, मतलब सॉरी फॉरेस्ट काटने पड़े। आप क्या करना पड़े? उस वाटर को प्रिजर्व करने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया में से आबादी को वहाँ से हटाना पड़े। वहाँ से जो एनिमल्स होंगे वो हो सकता है माइग्रेट करके चले जाए, है, तो वो थोड़ा सा लॉसेस होता है। अदरवाइज इसमें फायदे ही है। बाकी डिसएडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया। एक इकोसिस्टम पूरा का पूरा वहाँ आसपास वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बायोमास एक वर्ड आता है यहाँ पर, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि बायोमास क्या होता है। तो हम बोलते हैं द डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्री एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल्स एंड मैन मेड आर कॉल्ड द बायोमास। बायो मतलब लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स में आ गए प्लांट्स और एनिमल्स, और इनका जो वेस्ट मटेरियल है या ये खुद अगर डेड पार्ट्स की फॉर्म में है तो ये सब मिला करके क्या कहलाता है? बायोमास, ठीक है। अगर हम बात करें वुड की, किसकी बात करें? वुड की। मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो बायोमास के अंदर अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं अभी बायोमास की, ठीक है। बायोमास में अगर हम किसकी बात करें? वुड की। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज ए बायोमास एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। कलेक्ट करके रख दो आप वुड को घर पे, आराम से आप कभी भी जला सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज तो होते ही भैया। क्या होते हैं? जब भी जलाओगे स्मोक बनेगा, धुआं, ठीक है। हीट इतनी ज्यादा नहीं बनेगी, ठीक है ना, बनती तो है बट ठीक है, नॉर्मल। फिर हम बोलते हैं कि wood can be converted into much better fuels called charcoal.
अगर वुड से आप क्या बना दो, चारकोल बना दो, तो वो क्या हो सकता है आपके लिए मच बेटर फ्यूल हो सकता है। ठीक है, चारकोल क्या है, अब बात ये आ जाती है, चारकोल नाम सुना ही होगा आपने। व्हेन वुड इज बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जब भी आप क्या करेंगे, वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देन वाटर एंड द वोलेटाइल मटेरियल्स गेट्स रिमूव्ड एंड चारकोल इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब भी आप एयर की कम प्रेजेंस के अंदर वुड को क्या करेंगे, जलाएंगे, ठीक है, तब उसके अंदर से पानी जो होगा वो और जो वोलेटाइल मटेरियल गैसेस जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, तब जो प्रोडक्ट बचेगा एट लास्ट में आपके पास वो क्या कहलाता है, चारकोल। आप तो अच्छे से जानते हो आजकल तो चारकोल से बहुत सारी टूथपेस्ट आने लग गए हैं, जो सुंदर कॉस्मेटिक आइटम आप बोलते हो सौंदर्य प्रसाधन, वो आने लग गए। तो बट एक्चुअल में क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत हम कहते हैं वुड ऑन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू चारकोल, ये तो हमें पता चल गया। बट इसके लिए लकड़ी को काटना पड़ेगा, है ना, तो ये थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि चारकोल इज बेटर देन फ्यूल देन द वुड, बिकॉज इसकी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी वुड से कंपैरिजन में क्या होती है, हाई होती है। डज नॉट प्रोड्यूस द स्मोक व्हाइल बर्निंग, जब इसको आप जलाओगे तो ये आपको स्मोक नहीं देगा, है ना। इट इज कॉम्पैक्ट फ्यूल, इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू यूज। भाई आप चारकोल जब बना देंगे तो ये एक कन्वीनियंट फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा नहीं बड़ी की बड़ी लकड़ी लेके आपको घूमना रहेगा, ठीक है ना, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। फिर बात कर देते हैं, एक और आ जाता है आपके इसी के अंदर बायोमास में, काऊ डंग। काऊ डंग, गाय का गोबर, गाय मतलब गौ माता, ठीक है। इट इज बायोमास बट इट इज नॉट गुड टू बर्न काऊ डंग डायरेक्टली एज फ्यूल, बिकॉज जब भी आप इसको जलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्मोक मिलने वाला है, ठीक है ना। कंप्लीट बर्निंग प्रोसेस इसका नहीं होगा, ठीक है ना, और बहुत सारी क्या बनेगी, राख बचेगी, राख, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू में आपको स्टार्टिंग में बोल सकूँ इसकी बहुत क्या होती है, कम होती है, ठीक है। बाय मेकिंग बायोगैस और गोबर गैस फ्रॉम काऊ डंग वी गेट ए स्मोकलेस फ्यूल। बायोगैस अगर हम बना देते हैं तो उस बायोगैस से क्या होगा, स्मोकलेस फ्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस की जब बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस इन ए बायोगैस प्लांट। भाई घर पे तो बनेगा नहीं, बायोगैस प्लांट लेना ही पड़ेगा। anaerobic microorganism decompose the complex compound of cow dung and water slurry। हमने आप पहले भी बहुत बार डिस्कस किया, आपने यहाँ नाथद्वारा में जो गणगौर घाट है वहाँ पर एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है, ठीक है ना। इट टेक्स फ्यू डे फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड जनरेट गैसेस लाइक मिथेन, CO2, हाइड्रोजन एंड H2S, ठीक है। H2S का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, भाई आपको मिथेन तो याद रह जाएगी, आपको CO2 भी याद रह जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको हाइड्रोजन गैस भी याद रह जाएगी। पर आपको पूछा जाता है कि हार्मफुल गैस कौन सी बनती है, तो आप बोलोगे भाई H2S। ये तो सारी ठीक है, अच्छी है, ये थोड़ी सी हार्मफुल गैस होती है, ठीक है ना। तो बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि एक प्लांट बना हुआ होता है, स्लरी टैंक बना होता है जिसके अंदर हम काऊ डंग और वाटर बना मिक्स करके रख देते हैं स्लरी। अब उसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, तो जो डिकम्पोजर होता है उसको सड़ाते हैं, सड़ने के बाद में कुछ दिन लगते हैं उसको प्रोसेस डिकम्पोज होने में, और उसके बाद में गैसेस बनती है, गैसेस का मिक्सचर बनता है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस, जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या है, मिथेन, देन ये। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, एडवांटेज की बात करें, एक्सीलेंट फ्यूल, इट कंटेन 75% अप्रोक्सीमेट, है ना, कोई फिक्स डेटा नहीं है, 75% के आसपास या कहीं कहीं 60% भी लिखा होता है, मिथेन होती है, ठीक है ना। इट बर्न्स विदाउट द स्मोक, कोई स्मोक वगैरह नहीं देती। लीव्स नो रेसिड्यू लाइक एश, वुड एंड कोल बर्निंग, ठीक है, जब भी जलाओगे कोई एश वगैरह बनने का काम नहीं इसके अंदर, ठीक है। हीटिंग कैपेसिटी हाई होती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लाइटनिंग, बिजली बनाने में भी काम में ले सकते हो, बट लंबी डिस्टेंस के लिए नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। और स्लरी लेफ्ट बिहाइंड यूज्ड एज ए एक्सीलेंट मैन्योर। अब ये डिकम्पोज होने के बाद गैसेस तो निकल गई, जो स्लरी बच गई उसका क्या करोगे, स्लरी, ठीक है ना, उसको हम मैन्योर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा क्या होगा, आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिल जाएगा, ठीक है ना, डिस्पोज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके बाद में भैया विंड एनर्जी, बायोमास हो गया, विंड एनर्जी। अगला टॉपिक क्या लेते हैं हम लोग, विंड एनर्जी। unequal heating of land mass and water bodies by the solar radiations generate the air movement and causes wind to flow। 9th क्लास में पढ़ा है आपने कि winds जो है, हवाएं जो है वो क्यों चलती है, ठीक है ना, तो आपको पता ही है, uneven heating of land and water bodies by the solar radiation। भाई सन जो होता है उसकी हीट सब जगह अलग अलग है, कोई एरिया बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, कोई एरिया कम जल्दी ठंडा हो रहा है और कम जल्दी गर्म हो रहा है। तो अब क्या होता है, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी तरफ टेम्परेचर कम है, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो उसकी जगह लेने के लिए
जिस तरफ टेम्परेचर कम है वहां से हवाएं चलेगी उसकी तरफ। ओके, और ये आप बोलते हो ना, इसको क्या नाम है एक अच्छा सा, आप कमेंट करके बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, यस, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो समुद्र से पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से समुद्र की ओर ये जो हवाएं चलती है उसका रीजन वही है टेम्परेचर, ठीक है। तो विंड एनर्जी भी यही है आपके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हवाएं चलती है, विंड जब चलती है तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग लगा देते हैं विंड मिल्स। उन विंड मिल्स के जो टर्बाइंस होते हैं, रोटर्स होते हैं, वो घूमने लगते हैं तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है। और वो जो मैकेनिकल एनर्जी फिर से किसमें बना ली जाती है भैया, बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। बस अब आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसके लिए हवाओं की जो स्पीड है, एयर की जो स्पीड है, विंड की जो स्पीड है, वो कितनी होनी चाहिए। तो 15 से लेकर 20 किलोमीटर बताओ पर और 1 घंटे में कम से कम 15-20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर हवाएं चलती है तो उस एरिया में ही आप विंड मिल लगा सकते हो, ठीक है ना। इको फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं है, रिन्यूएबल है, बार बार लगाओ, जब जब हवा चलेगी तब तक काम चलेगा। डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ, क्या क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई विंड एनर्जी फॉर्म्स नीड्स द लार्ज एरिया ऑफ लैंड। भाई ऐसा तो है नहीं छत पे लगा देंगे, हैं, थोड़ा एरिया चाहिए होता है लंबा चौड़ा। फिर हम बात करते हैं रेगुलर स्पीड चाहिए आपको एयर की, बाकी वो विंड मिल आपके काम नहीं आएगी, बेकार हो जाएगी। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग विंड एनर्जी इज वेरी हाई, पंखा नहीं है, बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, मेंटेनेंस तो भाई करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स की, ठीक है। किसकी बात करते हैं भाई, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, जिसको आप क्या बोल दोगे, अल्टरनेट सोर्स है, रिन्यूएबल है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। चलिए हम बात करते हैं डे बाय डे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है एनर्जी की, तो उसके लिए हमें अलग अलग सोर्स क्रिएट करने पड़ रहा है, ठीक है। एनर्जी की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, डिमांड को पूरी करने के लिए एक ही तरीके से एनर्जी नहीं बन पा रही, तो हम लोग अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगी, लोगों की जरूरत पूरी होगी। तो सबसे पहले इसमें सबसे बढ़िया और ज्यादातर यूज किया जाने वाला जो अभी का तरीका है वो है सोलार एनर्जी। क्या है बेटा, सोलार एनर्जी, ठीक है। हम बोलते हैं कि सन इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूनिवर्सल और अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ये हम लोग सोलर रेज की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वहां से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसी को हम सोलर एनर्जी बोल देते हैं। और बहुत सारी एनर्जी क्या काउंट कर रहे हैं अपन उसको। अब इससे अलग अलग डिवाइसेस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करने लगे। जैसे सोलर कुकर होता है, सोलर वाटर हीटर आने लग गए, सोलर सेल आते हैं, ठीक है ना। सोलर सेल आपने देखे होंगे आजकल, प्लेट्स लगे होती है, सोलर प्लेट्स, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या करते हैं, सनलाइट गिरती है उसके ऊपर सोलर। हाँ, इसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि वो जो सोलर प्लेट्स है वो सेमीकंडक्टर सब्सटेंस की बनी होती है, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस। और वो सेमीकंडक्टर सब्सटेंस आपके होते हैं भाई मेटेलॉइड्स। क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स। और वो मेटेलॉइड्स जो है वो आपके क्या होंगे, सिलिकॉन के बने होंगे या जर्मेनियम के बने होंगे, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल्स में भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जो इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। हमने शायद उसमें लिख दिया था गलती से, आता है किसके अंदर है, आपके नॉन कन्वेंशनल। जियो मतलब होता है बेटा अर्थ, और अर्थ के बाद में थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। कोई अर्थ के अंदर भी बहुत सारी गर्म चट्टानें हैं, तो टेम्परेचर क्या है वहाँ पर अलग अलग है, तो वहाँ पर जो हीट है, ठीक है ना, वो जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उस हीट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। तो इसके ऊपर हम बात करें अगर, तो हम बोलते हैं कि व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ हॉट स्पॉट, steam is generated, steam trapped in the rocks rotate through pipes and turbine is used to generate electricity। भाई जमीन के अंदर जो है, हम बोलते हैं कि जो मेल्टेड फॉर्म में या जो लावा फॉर्म के अंदर क्या पड़ी हुई है, चट्टान है, रॉक्स है, ठीक है। तो वो जब अंडरग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो इतनी ज़्यादा हीट होती है कि उस वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देती, स्टीम के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देती, स्टीम के अंदर। अब वो जो स्टीम है बेटा, उस स्टीम को रॉक्स क्या करती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है।
तो उसको हम बाई या पाइपलाइन क्या कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं और टरबाइन को घुमा देते हैं उनकी स्टीम से हेल्प से, और हम क्या कर लेते हैं उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है, तो हम बोलते हैं इकोनॉमिकल है, ठीक है, कोई पॉल्यूशन इसमें हो नहीं रहा है। लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन है भाई, सब जगह अवेलेबल नहीं है। आप बोलो मैं तो घर के अंदर कर दूंगा तो ऐसा हो नहीं पाएगा। डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। आज के ज़माने में खाली एक ट्यूबवेल खुदवाने के इतने पैसे लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा डीप ड्रिलिंग करनी होती है। न्यूजीलैंड, यूएसए, देयर आर द नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। एक तो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है न्यूजीलैंड, यस। और एक आप यूएसए, ये तो सब जगह भाई साहब अपना डंका बजा ही रहे, हम भी बजा रहे, डोंट वरी, हम भी किसी से कम नहीं। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी ये भी आपके किस में आता है भैया, न्यूक्लियर एनर्जी आपकी आती है बेटा नॉन कन्वेंशनल की कैटेगरी में, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि दो तरह से होता है, एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है भाई, न्यूक्लियर फिजन, लिख दूं मैं, चलो लिख ही देता हूँ, फिजन। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है, फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक्स, ओके, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन, ठीक है। दो वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा आसानी से। तो फ्यूजन और फिजन, ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। फिजन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं फिजन का मतलब है टूटना। अभी टूटने का जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो जो एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो सारा अपने न्यूक्लियर फिजन पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है ना, ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एटम्स, रेडियो एक्टिव एटम्स मतलब यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, स्प्लिट्स, टूटता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस व्हेन बोmbarded बाय द लोअर एनर्जी न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन। हमने कहा वही, मान लिया ये यूरेनियम का एक बड़ा न्यूक्लियस है, इसके ऊपर हम लोग कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, बोम्बार्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, बोम्बार्डिंग, और इसकी वजह से ये वापस टूट जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है ना। किस में हो जाता है, लाइट पार्टिकल्स, मतलब इससे थोड़े से हल्के छोटे के अंदर, ठीक है ना, डिवाइड हो जाता है। तो हमने कहा ये लीजिए, मान लीजिए ये इसमें डिवाइड हो गया, तो इसकी वजह से साथ में इसके जो एनर्जी बनती है, क्या बनती है भाई, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इस प्रोडक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने न्यूक्लियस को तोड़ करके, फिजन करके क्या कर दिया, एनर्जी बना दी। तो न्यूक्लियर फिजन एनर्जी इसको हम लोग कहते हैं। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। कितनी बनती है, बहुत ज्यादा। और ज्यादातर किसको यूज किया जाता है, यूरेनियम, ठीक है ना, एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये काम किया जाता है, ओके। फिर हम बात करते हैं, in a nuclear reactor self-sustaining chain reaction release energy and at a control rate which is used to produce steam and further generate the electricity। अब इस एनर्जी से आप स्टीम बना लो, स्टीम से आप वापस मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन घुमा दो, टरबाइन घुमा करके क्या बना दो भाई, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तारापुर जो कि बड़ा फेमस है, महाराष्ट्र के अंदर है, राजस्थान के अंदर कहाँ है, तो आप राणा प्रताप सागर याद रख सकते हो। तमिलनाडु में है कलपक्कम करके, यूपी के अंदर भी है नरोड़ा, गुजरात के अंदर आप देखोगे तो काकरा पार्क जो है वहाँ पर है, कर्नाटक में भी है केगा करके, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आप याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अब बात कर रहा हूँ मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। फ्यूजन का मतलब है भैया जुड़ना। तो व्हेन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन combined form a heavy element या heavy nucleus like helium and tremendous amount of energy released called the nuclear energy। हमने कहा भाई हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मान लिया प्लस एक और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दोनों जुड़े और क्या बना दिया, एक बड़ा न्यूक्लियस बना दिया, किसका, हीलियम वाला, और साथ में क्या बना दी, एनर्जी। तो इसमें जुड़ करके एनर्जी बन रही है भाई, कंबाइन होकर के, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन यूज किया जा रहा है ये कौन सा वाला है, तो हम बोलते हैं 1H2 ड्यूटेरियम, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा वाला है, ड्यूटेरियम। और यहाँ जो हीलियम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 2He3, कौन सा बन रहा है भाई, 2He3, और साथ में क्या निकल जाता है भाई, एक न्यूट्रॉन निकल जाता है, ठीक है भाई, क्या निकल जाता है, 0, एक न्यूट्रॉन, और साथ में क्या बन जाती है आपके, एनर्जी, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल रूस वाला और यूक्रेन का मैटर चल ही रहा है, तो कभी पता नहीं कौन बम फेंक दे भैया, तो थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है, पढ़ के जाना, ठीक है। वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नीडेड फॉर द फ्यूजन। और कहाँ हो रही है, सन के अंदर हो रहा है ना, स्टार्स के अंदर हो रहा है, उसी से क्या बन रही है, उनके अंदर एनर्जी बन रही है। और हाइड्रोजन बम जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है, क्लियर। एडवांटेज बता ही दिया मैंने आपको। फिर बात करते हैं लिमिटेशंस, तो खैर है ही, रिस्क सब जगह है, इसमें बहुत ज़्यादा है।
हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, बनाना चाहते हो कि इसका प्लांट हम लगाएं, तो इंस्टॉलेशन का और ये बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस, ठीक है। तो एक्सप्लोइटिंग ऑफ एनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब्स द एनवायरनमेंट इन सम वे और द अदर्स। अगर आप किसी भी सोर्स को एक्सप्लोइट करने लग जाओगे तो वहां पर एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, ठीक है। तो द सोर्स वी वुड चूज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, समथिंग फैक्टर्स लाइक एस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्सेस, cost of extracting energy from the sources, efficiency of technology available on the extracting energy, the environmental damage caused by the using the source। ये सारे कंसिक्वेंस है, ठीक है ना। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके ऊपर बहुत बार, तो मुझे लगता है इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 करवा दिया है। अगर आपको इसमें कोई तकलीफ है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और समझ में आ गया तो भी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, ठीक है ना, ताकि मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकूं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलो बच्चों, अब लोग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 है आपका आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सारा क्या है, एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ फैक्टर्स, ठीक है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग सारे कंपोनेंट को ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब जो बायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग विंग्स आ गए सारे, ठीक है, जिसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, डिकम्पोजर्स भी आ गए, इनके इंटरेक्शन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, जिसमें लाइट आ गई, सॉइल आ गई, वाटर, एयर, ये सारा आ गया एटसेट्रा, ओके। इनके बीच में जो इंटर रिएक्शन है उसकी वजह से एक सिस्टम क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इकोसिस्टम। और इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड विच गिव राइज टू फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। सारे के सारे जो बायोटिक फैक्टर्स है वो सभी पे डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है ना। खाना खाने के लिए कोई जानवर किसी और जानवर को खा रहा है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंडेंट है, कोई किसी एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। भाई एनवायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में जब बनाया गया होगा भगवान के द्वारा बहुत बढ़िया बनाया गया। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है ह्यूमन। इसने अपने फायदे के लिए एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जैसे ओजोन लेयर आप जान ही रहे हो, डिप्लेटेशन, ठीक है ना, और कचरा घर के बाहर डाल देना, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन कर देना अपने फायदे के लिए। तो बात करता हूँ मैं, सबसे पहले एक टॉपिक आता है आपके इकोसिस्टम। क्या आता है बेटा, इकोसिस्टम। मैं बता ही चुका हूँ आपको इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑल द इंटररिएक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें आप कह सकते हो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है, इनका बीच में जो इंटर रिलेशन होता है उसकी वजह से जो सिस्टम क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो ये सब जगह हो सकता है, पानी के अंदर हो सकता है, हवा के अंदर हो सकता है, जमीन के ऊपर हो सकता है, किसी खेत के अंदर हो सकता है, जंगल के अंदर हो सकता है। तो इकोसिस्टम बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं एक नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, ओशन हो गया। आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब हमने खेत बना दिया, खुद के खेत हमने बनाया, क्रॉप्स उसमें हमने लगा दी, तो उसके ऊपर बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग बींग्स, वो डिपेंडेंट होंगे। एक्वेरियम लगा दिया हमने, ठीक है ना, हमने गार्डन बना दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल देते हैं। क्या बोलते थे बेटा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गए, वाटर हो गए, लैंड्स हो गए, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स में क्या हो गए, आपके सारे लिविंग बींग्स आ गए, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोटिक फैक्टर। हम बोलते हैं सबसे पहले आता है भाई प्रोड्यूसर। कोई पिक्चर बनती है तो भी प्रोड्यूसर तो चाहिए। वैसे ही ये पिक्चर है पूरी दुनिया, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले प्रोड्यूसर, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये क्या है भाई, आपके प्रोड्यूसर, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है हम लोग चैप्टर नंबर 6 में अच्छे से पढ़ के आए। फिर बात करते हैं प्रोड्यूसर के बाद में, प्रोड्यूसर के बाद में नंबर आता है कंज्यूमर। किसका नंबर आता है भैया, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर में कौन कौन था, हमने कहा प्लांट, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। और बाकी बचे सारे किसमें आ गए भाई, कंज्यूमर, ऑल एनिमल्स। ये सारे क्या है, या तो सीधे प्लांट पे डिपेंडेंट है, या सारे ये अपने एक दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है। तो जो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंडेंट है उनके लिए हम बोलते थे कि भाई वो हार्बिवोर्स होंगे, ठीक है। और जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो हम लोग बोलते थे कि वो कॉर्निवोर्स होंगे।
और हमने बोला कि जो बोथ पे डिपेंडेंट है, दोनों पे डिपेंडेंट, तो हमने बोला वो ऑमनिवोर्स होंगे। तो हार्बीवोर्स में क्या हो गया, आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, हिरण हो गया, ठीक है। कार्निवोर्स में क्या हो गया, फ्लैश कोई मतलब मांस खाने वाले सीधा टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है ना, बाज हो गए, ये सारे। ऑमनिवोर्स में क्या हो गया, हाँ कुत्ता हो गया, हाँ बिल्ली हो गई, आपके इंसान हो गया, चमगादड़ हो गया, चमगादड़ तो नहीं होगा, हो जाएगा मान लिया नहीं होगा, ठीक है, कीड़े मकोड़े तो खाता है। ऑमनिवोर्स में वो आएंगे जो बहुत हार्बीवोर्स भी है, कार्निवोर्स भी है, ठीक है। फिर एक और आ जाता है आपका पैरासाइट, क्या आ जाता है भैया, पैरासाइट, कौवा आ जाएगा आपके ऑमनिवोर्स के अंदर, ठीक है, कौवा आ जाएगा, ठीक है, रोटी भी खा लेता है, फ्लैश भी खा लेता है, दोनों ही खा लेता है। पैरासाइट्स क्या जाता है, लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, ठीक, किसी की बॉडी पर रहता है, जैसे लीच हो गए, कॉस्कुटा हो गए, ठीक है, ये क्या है, किसी की बॉडी पर चिपक जाते हैं और उसको बिना मारे उससे क्या करते रहते हैं, फूड को लेते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं। फिर बात करते हैं, एक आता है डीकम्पोजर, क्या होता है भैया, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मतलब क्या होता है, इसमें आपके वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगई, जो क्या करते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना है उसको उसी में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर बात करते हैं, एक टॉपिक आता है आपके इस चैप्टर के अंदर, वो होता है फूड चेन। फूड चेन आपको पता ही है, ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। हमने कहा कि भाई प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड करता है, मान लिया कोई क्या बोलते हो आप उसको, टिड्डा होता है, ग्रास होपर, हाँ ठीक है, ग्रास होपर को खा लिया मेंढक ने, मेंढक को खा लिया आपके स्नेक ने, स्नेक को खा लिया आपके ईगल ने, ओके, तो ये क्या बन गई, एक चेन बन गई, फूड चेन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, प्लांट्स को हिरन ने खा लिया, हिरन को शेर ने खा लिया, ठीक है, शेर मर गया तो उसको फिर किसी ने बाज ने खा लिया और किसी जानवर ने खा लिया, ठीक, तो ये चेन बनी, और ये सारी चेन्स आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हिरन नहीं मिला तो खाना नहीं खाएंगे, ग्रास ऊपर नहीं मिला तो मेंढक खाना नहीं खाएगा, मेंढक नहीं मिला तो बाज खाना नहीं खाएगा, स्नेक खाना नहीं खाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है और उससे एक क्रिएट होता है फूड वेब, क्या क्रिएट होता है, फूड वेब, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एनर्जी लेवल की। एनर्जी जो है वो एक लेवल से, मतलब यानी कि एक प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, इनको हम सारे लेवल्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, क्या बोलते हैं भाई, ट्रॉपिक लेवल। तो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर होती है क्या, तो हम बोलते हैं बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, सबसे पहले हमने बात करी प्लांट्स, प्लांट्स से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। हमने कहा प्लांट सन से एनर्जी ले रहा है भाई, और सन से जितनी भी एनर्जी आती है उसका ओनली 1% क्या करता है, प्लांट यूटिलाइज कर पाता है, ओके, और उस 1% से ही अपना फूड बनाता है। अब इस प्लांट का जो भी यूज करेगा, खाएगा पिएगा, जो भी करेगा, उसमें एनर्जी कितनी जाएगी, तो हम बोलते हैं 10% जाती है, कितनी। अब इस 1 डिग्री वाले को, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसका जो भोजन की फॉर्म में लेगा, फूड की फॉर्म में, उसके अंदर इसका 10% जाएगा, और इसको जो खाएगा इसका 10% किसमें जाएगा, इसमें। इसको बोलते हैं 10% एनर्जी लो, ठीक है ना, 10% एनर्जी लो, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेस, बॉडी उसकी जो लाइफ प्रोसेस है 90% उसके अंदर क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, और बाकी सारी कहाँ से जाएगी, आगे 10% क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं प्रोड्यूसर ज्यादा होते भी तो अगर इसका हम पिरामिड बनाए तो प्रोड्यूसर सबसे नीचे आएंगे, प्रोड्यूसर, ठीक है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, इस तरीके से लिख सकते हो। 1 डिग्री, सेकंड 2 डिग्री और 3rd डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नीचे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, इसमें थोड़ी कम ट्रांसफर होगी, इसमें और कम ट्रांसफर होगी, इसमें सबसे कम ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि मान लीजिए एक प्लांट जो है वो सन से इतनी एनर्जी रिसीव करता है, ओके, तो उसका कितने % एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कितनी एनर्जी टर्सरी वाले में पहुंचेगी, तो आपको इस तरीके से निकाल लेना 10% 10% करके। फूड चेन में बता चुका हूँ, फूड वेब में बता चुका हूँ। अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर आपके ओजोन लेयर, कौन सा आता है बेटा, ओजोन लेयर, उस पर डिस्कस करते हैं। मतलब चैप्टर बड़ा इजी है, खाली एक रीडिंग की जरूरत है आपको। ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई, जो आपकी अर्थ है, ठीक है, उस अर्थ में हमने बोला सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फीयर। कौन सी स्फीयर होती है भाई, ट्रोपोस्फीयर। उसके ऊपर जाओगे आप तो मिलेगी आपको स्ट्रेटोस्फीयर, क्या मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर। इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक ओजोन गैस भरी रहती है आपकी, बहुत सारी ओजोन गैस होती है।
इस ओजोन गैस की प्रेजेंस की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, ओजोन लेयर। मतलब कोई लेयर नहीं है, ओजोन गैसेस प्रेजेंट है। अब ये ओजोन गैस क्या करती है, जो सनलाइट जो आती है उसमें से जो यूवी रेज होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, आगे नहीं जाने देती, ठीक है ना, एक उसके लिए बैरियर का काम करती है, ठीक है। अगर आएगी तो हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालेगी, स्किन कैंसर है, आंखों में गिरेगी तो मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, सबके लिए मतलब हार्मफुल ही है, ठीक है ना, यूवी रेस, ठीक है। इसलिए आप सन ग्लासेस भी लाते हैं तो उसमें लिखा होता है यूवी रेस प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ओजोन जो है वो एक्चुअली वन गैस है, ठीक है ना। द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। और ये फ्री ऑक्सीजन जो है ये क्या करती है, ओजोन क्रिएट करती है। पहले तो ये जो यूवी रेज है उसने ऑक्सीजन को तोड़ करके बनाया ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो एक एटम है ये ऑक्सीजन से रिलेशन क्या करेगा, वापस रिएक्शन करके क्या बना देता है, आपके O3 बना देता है, ठीक है। तो यूवी रेज दोनों ही काम करती है, पहले तो इसको तोड़ रही है, जो भी सामने आ रहा है उसको तोड़ रही है, O3 को भी तोड़ रही है, O2 को भी तोड़ रही है। तो O2 को तोड़ने से क्या बन गई, O3 बन गई, यानी कि ओजोन बन गई। अब वो ओजोन इसको क्या कर रही है, रोक रही है, ठीक है ना, क्योंकि जिसने जन्म दिया उसकी ताकत उसके अंदर आ चुकी है, तो ओजोन को रोक रही है। बट अब एक्चुअल में ओजोन को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ओजोन की थिकनेस जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है डे बाय डे। रीजन क्या है, आप जानते हैं अंटार्कटिका से फर्स्ट बार देखा गया था ओजोन होल, जिसको बोलते हैं 1985 के अंदर, ठीक है। वहां पर थिकनेस जो है ओजोन लेयर की क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो हमने जब उसके ऊपर रिसर्च करी तो पता चला कि ये जो O3 है भाई ओजोन बनाने का काम यूवी रेज का, ये ऑक्सीजन को तोड़ करके क्या बना रही है O+O, और ये O+O वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है O3। तो ये तो हमारे लिए अच्छा हो रहा है। अब ये O3 इसको रोकने के लिए क्या हो गई, एक तरीके से आप बोल दो कि जैसे वैक्सीन लगाने के बाद हमारे अंदर इम्यूनिटी बन जाती है, वैसे ही ऑक्सीजन को तोड़कर इसने खुद ही O3 बना दी, ठीक है। बट हम लोग O3 को तोड़ रहे हैं, वापस क्या कर रहे हैं, एसी फ्रीज ये सब यूज करके इनके अंदर से जो गैसें निकल रही है, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस है ये क्या करती है बेटा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो है ये आपके ओजोन लेयर को क्या कर देती है, डिप्लेट कर देती है, क्या कर देती है, डिप्लेट कर देती है, उसको तोड़ देती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल भी बनाया गया था, अलग अलग कंट्रीज का जो हम बोलते हैं UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर 1986 के, कि भाई आप इससे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन लेयर को बचाने के लिए हेल्प करेंगे, है ना। तो जो डेवलपिंग कंट्री है उनके ऊपर ये फाउंडेशन लगाया गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये था आपके CFC वाला मैटर, ओजोन वाला मैटर। तो मुझे बताओ एक बार यहाँ तक समझ में आएगा, जल्दी से बताओ। तो ये क्या था बेटा, आपके ओजोन लेयर, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना आप जान ही रहे, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है गार्बेज डिस्पोजल, जो भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम डेली रूटीन लाइफ में आपको पता ही होना चाहिए गार्बेज को कैसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट्स इन लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, डेवलपिंग कंट्रीज हम लोग तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, और डेवलप हो गए वैसे तो मोस्टली, पर इस दौरान क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है इसमें वेस्ट मटेरियल बहुत बनता है। उस वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से आपको डिस्पोज करना है, नहीं करोगे तो एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके लिए हम बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग तरह के मटेरियल्स बनते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल में जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स के पील्स हो गए, कॉटन हो गया, जूट हो गया, काउडंग हो गया, पेपर्स हो गए, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। तो इनको तो क्या है कि डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देंगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है ना। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने के मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है बायोगैस प्लांट। क्या होता है, बायोगैस प्लांट। तो जो आपके क्या कह सकते हो आप, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसको बायोगैस प्लांट में यूज कर लो, उससे क्या हो जाएगा, बायोगैस भी बन जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, अच्छे से डिस्पोज भी हो जाएंगे। फिर बात करते हैं STP, ठीक है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी आपने सुना होगा, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स। भाई जो ड्रेन वाटर से, घरों से निकला हुआ जो गंदा पानी है, ठीक है, उसको क्या करता है, सीधा नदी नालियों में मिला दिया जाता है। तो उसको उसमें मिलाने से पहले अगर उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो नदियों का जो पानी है, जो आपके झीलों का जो पानी है, लेक्स का पानी, वो खराब नहीं होगा, ठीक है ना।
एक होता है लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स भी आप जानते हो भाई, ऐसी कोई जगह, एक ही स्पेशल जगह सेलेक्ट करके उसी जगह सारा कचरा डाल के उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, मिट्टी डाल दी जाए, लैंड फिलिंग कर दिया जाए, ये भी एक अच्छा तरीका है। कंपोस्टिंग आप जानती हो, कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्ट बना दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, रिसाइकल करने की कोशिश की जाए, रीयूज करने की कोशिश की जाए, ठीक है ना, या रिड्यूस करने की कोशिश की जाए, ट्रिपल आर, या फिर आजकल तो 5R भी आ गया जिसमें रिकवर भी आ जाता है, और एक आ जाता है क्या बोलते हैं उसको आप, याद नहीं आ रहा मुझे, 5R के अंदर एक तो हो जाता है रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, और एक और होता है रिफ्यूज। क्या होता है रिफ्यूज, मना करना। तो ऐसे जो सब्सटेंस है जो गार्बेज बनाते हैं, डिस्पोज करते हैं, उनको डिस्पोज करना जरूरी हो जाता है। तो अगर आप, हमें लगता है कि डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, तो उनको आप क्या करें, रिड्यूस करें या रिफ्यूज करें, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 और एनवायरनमेंट भी क्या होता है बेटा, खत्म होता है। अब लास्ट चैप्टर आपका बचता है चैप्टर नंबर 16, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके जरूर बताओ मेरे को कि अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया है क्या आपको। तो चलिए बच्चों, ये आपका एक लास्ट चैप्टर रहेगा इस सिलेबस का, और इस तरीके से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 16 चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम लोग जानते हैं कि उनमें से कुछ एग्जॉस्टिबल है, कुछ इनएग्जॉस्टिबल है। तो हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। क्या करके चलना पड़ेगा बेटा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इनएग्जॉस्टिबल जो है वो क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर एग्जॉस्टिबल पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर आपको पता है ओनली 1 मार्क्स का है, तो इसमें से 1 वर्ड वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाने की आपको जरूरत नहीं है, 1 लाइनर क्वेश्चन जितने भी है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इनएग्जॉस्टिबल ऐसे सोर्सेस है जो कभी खत्म नहीं होंगे। एयर हो गए, सैंड हो गई, क्ले हो गए, ठीक है ना, सनलाइट हो गई, ठीक है। फिर बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हम पहले भी पढ़ के आए, तो वो की वही चीज़ है, ज़्यादा कोई इसमें टफ मामला नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे कि जो रिसोर्सेस है जो अर्थ के ऊपर है वो क्या है बेटा, लिमिटेड है, ठीक है। और रैपिडली आप ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है आपको पता ही बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, और कोविड काल में तो कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। सो द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन एंश्योर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर द यूज जस्टिफाइली, ठीक है। अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे तो नेचर के साथ जस्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो सबको प्रॉपर अमाउंट में मिल पाए एनर्जी रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके लिए उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टैक्स इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। भाई अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म आपकी आने वाली जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्सेज को देख पाएगी। बाकी आप कहानियाँ सुनाओगे कि हमने पेट्रोल से गाड़ियाँ चलाई थी पर पेट्रोल अब खत्म हो गया, ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए हैं तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन आया है अपने पास, ठीक है, सीएनजी वाले भी है। फिर बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनको भी आपको क्या करना चाहिए, जो एनिमल्स हो गया या फिर जो प्लांट्स हो गए, इनको भी आपको बचाना ही चाहिए, ठीक है ना। क्यों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, ठीक है। अगर आपने इनको नहीं बचाया तो इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है आपका, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फूड चेन बिगड़ जाएगी। आपने मान लीजिए शेर को जो चीज़ें खाने की चाहिए वो सारे जानवर मर गए, अब वो आपके घर में घुस के आपको खाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि फूड चेन को बनाए रखने के लिए आपको ही इसमें आके आकर योगदान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लॉ शुड बी मेड टू इम्पोज अ टोटल बैन ऑन द किलिंग और कैप्चरिंग एनी एनिमल्स। कुछ नियम बनाने चाहिए, ठीक है, कंप्लीट बैन कर देना चाहिए शिकार करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स शुड बी प्रिजर्व्ड। भाई अपने फायदे के लिए वाइल्ड जो एनिमल्स है उनके जो घर है उनको आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड कंडक्ट द पीरियडिक सर्वे इन ऑल फॉरेस्ट। भाई गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, जितने भी फॉरेस्ट है आसपास के एरिया के लोगों की हेल्प से और अपने खुद की जो एम्प्लॉयज़ है उनकी हेल्प से एक कंटिन्यू मतलब अल्टरनेट लेवल पर क्या करवाना चाहिए, सर्वे करवाना चाहिए कि भी क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज टू हैव नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीसीज। और ये किया भी जाता है, हम जानते हैं कि जैसे इंसानों की जनगणना की जाती है, ठीक है ना, जनगणना, वैसे ही पशु गणना भी की जाती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी अपना काम अच्छे से कर रही है, थोड़ा सा हमें अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, द अनऑथराइज्ड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज फॉर टिम्बर एंड ट्रेड, इन सबको क्या करना चाहिए, मतलब इमीडिएटली रोकना चाहिए। जो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर छोटा सा वर्ड आता है स्टेक होल्डर्स। पूछ लिया जाए, पूछ सकते हैं, पूछ लिया क्या जाए, याद रखना स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, क्या हो सकता है इसमें। जैसे बहुत इजी क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, फिर भी हम देख लेते हैं। अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड एज ए स्टेक होल्डर, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो क्या है इस वर्क के अंदर, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए या जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या करता है, उसमें इंटरेस्ट रखता है या फिर उससे जुड़ा हुआ है, उसको आप बोलेंगे स्टेक होल्डर। क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर। अब इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है? वो डिपेंडेंट है, क्या डिपेंड करता है? फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो हम बोलते हैं लोकल पीपल हो सकते हैं भाई स्टेक होल्डर्स में, आसपास ट्राइब्स वाले जो रहने वाले लोग हैं वो हो सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको आप इसके अंदर स्टेक होल्डर बनाओ। वाइल्ड लाइफ के जो कुछ होते हैं वन्य जीव प्रेमी, उनको आप इसके अंदर कुछ मेंबर्स बनाओ। ये सारे स्टेक होल्डर्स बना करके आप क्या कर सकते हो? फॉरेस्ट को क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। फिर हम बात करते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। भाई नेचुरल रिसोर्सेज की नीड है हमें, हम जानते हैं, हमें उनको यूज भी करना पड़ेगा, पर सस्टेनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल, कि वो इन फ्यूचर खत्म नहीं हो जाए, इस तरीके से उनका यूज करना चाहिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम लोग इसके ऊपर भी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। द पीपल हु लिव्स अराउंड द फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स फॉर देयर लाइफ, ठीक है। जो आसपास रहते हैं जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट करते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ऑन्स द लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके अंदर अपनी पूरी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। द इंडस्ट्रियलिस्ट, अब अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपने एक मूवी देखी होगी पुष्पा, उसमें क्या होता है? यही तो हो रहा है, हाँ, लाल चंदन की तस्करी, ठीक है। तो उसमें सब मिले हुए हैं, ठीक है ना, सब मिले हुए हैं, तभी ये काम हो पाता है। बाकी इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रक भर के आप लेके जा रहे हो और सब काम हो रहा है। पुलिस वाले खैर अपना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप जान ही रहे हो। फिर हम बात करते हैं द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर who want to conserve nature is a pristine form. A major program called silviculture has been started to replenish the forest by the growing more trees and plants. ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना हरित क्रांति, वैसे कि वैसा आपको कोई मूवमेंट चलाना चाहिए इस तरीके से कि भाई जितने डिफॉरेस्टेशन हुआ उससे ज़्यादा ही क्या हो, एफॉरेस्टेशन हो, रिफॉरेस्टेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके। अब एफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन क्या है? इट इज़ अ ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन अनप्रोटेक्टेड लैंड्स, बार जो कहते हैं ना जिस भूमि पर कुछ नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर। तो वन महोत्सव मनाए जाते हैं बहुत सारी जगह, आपको पता है। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कहीं पर आपने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया फॉरेस्ट को, तो वहाँ पर आपने वापस रिफॉरेस्टेशन कर दिया। तो ये कैसे होगा? कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी आप करा सकते हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू करवा सकते हो जो उसके आसपास के एरिया को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। ग्रेजिंग के बारे में देखा जाए तो ग्रेजिंग जो है वो होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रेजिंग शुड बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेस, यू कह सकते हो आप, ठीक है ना। फिर बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन अगर करेंगे, अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होना, ठीक है। हवा आएगी, पानी आएगा बारिश का, कट के मिट्टी को ले जाएगा। वो किसको सीधा सीधा बना रहा है? डेजर्टिफिकेशन। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है ना। फ्लड्स आप समझ ही रहे हो, बाढ़ आएगी, फिर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी को रोकेगा कौन? बाढ़ आएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एक आपको पता हो तो नेशनल अवार्ड दिया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिविंग ए अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी, ठीक है, 1931 में, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था 363 पर्सन्स के साथ में खेजड़ी टी को बचाने के लिए। आपको पता ही है अपने जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता है। दशहरे के दिन इसका मेला लगता है खेजड़ी गाँव जोधपुर के अंदर, ठीक है। चिपको आंदोलन चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? आपको पता है उत्तराखंड के अंदर, घरवाल जो डिस्ट्रिक्ट है, 1970 के अंदर, ठीक है ना। चिपको मूवमेंट का चला था, हाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। 3R आपको भी बता ही चुका हूँ पिछले वाले क्लास के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर। वाटर क्या है आपका भाई? ये भी एक रिसोर्सेज है, डैम, वाटर डैम्स बनाना। डिसएडवांटेज मैं बता चुका हूँ आपको, तो उस टॉपिक में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सोशल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इसकी वजह से, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कुछ वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स है, ठीक है। कहाँ कौन सी जगह क्या होता है, ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। राजस्थान का याद रख लीजिए आप, तो खड़ी स्पेशल पूछ लिया जाता, खड़ी, क्योंकि नदियाँ ये नहीं पूछी जाएगी कौन सी है। राजस्थान में खड़ी ने एक मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे होते हैं वैसे तो, ठीक है ना।
एक आप हिमाचल प्रदेश वाला याद रख सकते हो, कुल, है ना, कुल्स, ये हिमाचल प्रदेश में एक मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग का। और एक आप और याद रख सकते हो तमिलनाडु का, जिसको एरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिस। तमिलनाडु के अंदर वाटर हार्वेस्ट करने का जो मेथड है, मतलब कुछ नहीं है, पानी को इकट्ठा करने का तरीका है खाली, ठीक है ना। ये कहीं कहीं पे आपको बाइलिस वगैरह देखने को मिल जाता है, ओल्ड मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन दिल्ली नियर बाय रीजन, ठीक है ना, बाइलिस लिख देते हैं, चलो BAYLIS, बाइलिस। ये दिल्ली के आसपास की बात है, ठीक है ना। उसके जो ओल्ड मेथड है, बड़ा ही पुराना मेथड है, ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर कैसे होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। एक आपको पूछा जाता है GAP, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है ना। तो क्या है प्रोजेक्ट, कब आया था? 1985 में आया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कब आया था भाई? 1985 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है आप जानते ही हो, गंगा एक्शन प्लान वाज फॉर्मुलेटेड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लोड ऑफ रिवर गंगा बाय मोर देन 75%, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं कि 1993 और 1994 के अंदर क्या किया गया था। इसके अंदर एक सर्वे किया गया था, जिसके अंदर क्या किया गया था, ऋषिकेश के अंदर किया गया था। मिनिमम क्या हुआ था वहाँ पर पॉल्यूशन, ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ हुआ था आपका कन्नौज के आसपास हुआ था, ठीक है ना। तो ये वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक आता है कि MPN की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें पूछ लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अच्छा, ये जो सर्वे था, मिनिमम कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो कहाँ मिले थे? ऋषिकेश में। और मैक्सिमम जो बैक्टीरिया थे वो कहाँ मिले थे? कन्नौज में मिले थे, ठीक है ना। पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, कानपुर में ज़्यादा था। अच्छा, कोल, एक टॉपिक आता है कोल, ठीक है। इसी के अंदर कोल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोयला मैं बता देता हूँ, 4 तरह का है भाई, याद रख लेना। फॉसिल फ्यूल है, कोल और पेट्रोलियम, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले देख चुके हैं हम लोग। फिर मैं खाली कोल के टाइप बता रहा हूँ। एक होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है भैया? एंथ्रेसाइट, जिसमें क्या होता है, कार्बन क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एनर्जी भी ये क्या देता है? ज़्यादा देता है। और स्मोक जो है, धुआं जो है, वो ये क्या देता है? कम देता है, ओके। फिर बात करते हैं एंथ्रेसाइट के बाद में आता है नंबर आपके बिटुमिनस। ये क्या है? कार्बन ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा थी, इसमें कार्बन ठीक है, एनर्जी भी इसमें ज़्यादा थी, इसमें थोड़ी सी ठीक है। इसमें स्मोक क्या है? कम है, पर इतना कम नहीं, इसमें ज़्यादा कम था स्मोक, इसमें थोड़ा सा है, ठीक है ना। लिग्नाइट। फिर आता है एक लास्ट में पीट। तो आप तो ये नाम याद रख लीजिए, पीट। इसमें क्या, कार्बन की क्वांटिटी कम है, एनर्जी भी कम है, और स्मोक जो है वो सबसे ज़्यादा। कौन देता है? पीट। सबसे बढ़िया क्वालिटी का कौन सा है? एंथ्रेसाइट। सबसे खराब क्वालिटी का कोल कौन सा है? पीट। इंडिया में कौन सा होता है? तो हम बोलते हैं इंडिया के अंदर बिटुमिनस ज़्यादा है। इंडिया में कौन सा ज़्यादा भैया? इंडिया में बिटुमिनस। और राजस्थान में कौन सा ज़्यादा है? तो हम बोलते हैं लिग्नाइट। कौन सा ज़्यादा है? लिग्नाइट। ये कोल्स के टाइप से जो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं वैसे, ठीक है ना। और इसके बाद में चिपको मूवमेंट आपको पता ही है। फिर डैम्स के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। खड़ी इन सिस्टम क्या होता है, जो अभी बता चुका हूँ। राजस्थान के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का एक क्या होता है? मेथड होता है, ठीक है ना। शेखावाटी के क्षेत्र जो है उधर ज़्यादा है, अपने इधर कोई ऐसा नहीं है इसका। वाटर शेड मैनेजमेंट, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि 1 नंबर का चैप्टर है तो ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम बोलते हैं कि वाटर शेड मैनेजमेंट में हम क्या कहते हैं? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। द एम्स टू डेवलप प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर। भाई लैंड एंड वाटर के प्राइमरी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे क्या जाता है? सॉइल और वाटर के कंजर्वेशन को जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। चिपको मूवमेंट पे हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेक होल्डर्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भाई खत्म होता है आपके चैप्टर नंबर कौन सा? 16। और इस तरीके से हमने एक क्विक रिवीजन सीरीज चलाई थी, जिसके अंदर हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद यूज़ होगी। अगर इस वीडियो को आप, इन चारों वीडियो को अगर आप ढंग से देख लेते हैं, तो मुझे लगता है आपका सिलेबस एक बार मोटे मोटे तरीके से पूरा हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले भी अगर कोई चीज़ें आप भूलते हैं, आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो पाती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये क्विक रिवीजन कितनी सक्सेसफुल होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। बाय बाय।